नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और इस वीडियो में हम लोग अपना HRMS एप्लीकेशन के एक्चुअल टेबल्स पे बात करने वाले हैं। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब एक्चुअली हम लोग अपने एप्लीकेशन पे वर्क करना है। हमारा जो FRS है उसको रिव्यू करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ये सारे डिफरेंट एंटिटीज और टेबल्स हमें बनाने होंगे। तो एक एक करके थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने ना एक कंपनी करके टेबल आइडेंटिफाई किया है कि एटलीस्ट हमारे पास एक टेबल होना चाहिए जहाँ पे हम लोग कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, वो कौन सा, उसका स्टेट क्या है, कंट्री क्या है। हमने मिनिमम कॉलम रखा है। अभी कॉलम्स इसमें और भी बढ़ेंगे, जैसे कंपनी क्या, टैक्स रिलेटेड क्या डिटेल है, उसका GST नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, डायरेक्टर्स उनके कौन है, शेयर होल्डर कौन है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखा जा सकता है। हमने बेयर मिनिमम कॉलम्स रखा है अभी, जिसको यूज करके हमारा एटलीस्ट HRMS एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाए, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि मैंने ID को प्राइमरी की लगाया ID पे। ये ID कॉलम की जो वैल्यू होगा ये हमेशा यूनिक होगा और हमने एक अलग से कोड भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। नेम तो है ही, हमने कोड भी रखा है। ये कोड के क्या सिग्निफिकेंस है, ये 2-3 टेबल और हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तक ये क्लियर है कि एटलीस्ट हमारे पास एक कंपनी करके टेबल होना चाहिए जहाँ पे कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट करके नाम दिया है, ऑर्ग यूनिट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ठीक है, उसकी ID क्या है। और यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा टेबल रहा, डिजाइन से समझते हैं यहाँ पे। बेसिकली मैंने एक कंपनी कोड रखा है, ID जिस पे प्राइमरी की लगा हुआ है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन, और साथ में मैंने एक पेरेंट ID भी रखा है। पेरेंट ID क्या बताएगा, ये सिर्फ रेफरेंस कर रहा है अपने ही टेबल के, अपने ही एक कॉलम को रेफरेंस कर रहा है ये, ठीक है। आइडिया ये है मेरा कि यदि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तैयार करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा हायरार्की तैयार करना है, तो लेट से हमारे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट D1 है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि डिपार्टमेंट D1 के अंदर फर्दर 2 डिपार्टमेंट और होंगे, मे बी D3 और D4। या इसको ऐसे समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंट D3 रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट D1 को, एंड डिपार्टमेंट D4 ऑल्सो रिपोर्ट्स टू D1। इस प्रकार का हायरार्की यदि हमें तैयार करना हो तो टेबल में कैसे सेट करेंगे। तो लेट से मुझे टेबल में जो कॉलम बनाने हैं ना, उसमें मैंने एक रख लिया कॉलम ID और एक रख लिया नेम, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ मीनिंगफुल नाम देते हैं। लेट से मैंने इसको डिपार्टमेंट मेरा CEO डिपार्टमेंट है, CEO सेक्रेटरीट का डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे मैंने रखा है लेट से HR डिपार्टमेंट, एंड दिस इज़ लाइक IT डिपार्टमेंट। आइडिया ये है कि IT एंड HR बोथ डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू CEO सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट और MD सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए हमें टेबल कैसे बनाने होंगे। मे बी डिपार्टमेंट ID 1 and 2 and 3। 1 is CEO and 2 is HR and third one is IT, okay। IT, ओके। ये टेबल से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन तो बना लिए हैं कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, लेकिन कौन सा डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट कर रहा है ये हमें नहीं पता है। इसी के लिए मैंने एक और थर्ड कॉलम रखा है पेरेंट ID, ठीक है। CEO डिपार्टमेंट, इफ दिस CEO डिपार्टमेंट इज नॉट रिपोर्टिंग टू एनी अदर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी होगा या नल होगा। एंड दिस HR डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू CEO डिपार्टमेंट जिसकी ID 1 है, आई विल हैव 1 हेयर। एंड ID डिपार्टमेंट ऑल्सो रिपोर्ट्स टू CEO डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे वैल्यू मेरा 1 होगा। तो ये रिलेशनशिप के बेसिस से हम लोग पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई ऑर्ग यूनिट वाले टेबल में आई हैव दिस पेरेंट ID एज ए कॉलम, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने कंपनी कोड भी रखा है, ठीक है। कंपनी कोड ये बताएगा कि आप जितने भी लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट तैयार कर रहे हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट कौन से कंपनी का डिपार्टमेंट है। इन माई डेटाबेस आई मे हैव 3, 4 और 5, 10 डिफरेंट कंपनीज।
तो कैसे पता चलेगा टेबल लेवल पे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन सा कंपनी का है? तो इसके लिए हमें कंपनी कोड भी रखना पड़ेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जितने भी टेबल्स बनेंगे सारे के सारे टेबल में कंपनी कोड हमें रखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ इंस्टीड ऑफ हैविंग दिस कंपनी कोड, मैं आईडी भी रख सकता था, कंपनी आईडी रख सकता था। कंपनी आईडी तो वहाँ पे प्राइमरी की भी लगा हुआ है। और जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हम लोग वो फॉरेन की और रेफरेंस की हम लोग सेट कर देंगे, तो वो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कई सारे टेबल्स बनने हैं और ऑलमोस्ट जितना भी टेबल्स बनेगा सारे के सारे टेबल में फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी एटलीस्ट हमें कंपनी कोड करके कॉलम तो रखना ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब पूरे के पूरे टेबल्स, जितने भी टेबल्स बनाएंगे सारे के सारे टेबल कहीं न कहीं कंपनी टेबल को रेफर कर रहा होगा, कंपनी टेबल के उस आईडी कॉलम को रेफर कर रहा होगा। तो ये जो हम लोग कंस्ट्रेंट लगाएंगे ना, ये कंस्ट्रेंट एक समय में आपके लिए खुद ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि थ्योरी में हमने जो कुछ भी पढ़ाई किया है, प्रैक्टिकल जब करने आते हैं तो कई सारे रूल्स को हमें नहीं भी फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे आइडियल कंडीशन में कंपनी कोड नहीं होना चाहिए था, बल्कि कंपनी आईडी होना चाहिए था, और ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के बीच में वो रेफरेंस की इस्टेब्लिश होना चाहिए था, फॉरेन की इस्टेब्लिश होना चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टेबल में हमें कीज़ लगाना पड़ेगा। और कीज़ जब भी हम लगाते हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं वो एक डेटाबेस एक चेक करता है। कभी भी कोई आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो वो चेक करता है कि रिकॉर्ड सही है या गलत है। और ये चेक करने का मतलब ऑफ कोर्स सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ओवरहेड टू द डेटाबेस इंजन वी आर गिविंग, वो हमें नहीं करना है। नाउ यदि हम लोग आईडी नहीं रखेंगे और रेफरेंस की नहीं रखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन सा डिपार्टमेंट कौन कौन से कंपनीज के अंदर है? तो इसके लिए हमने कंपनी कोड करके एक अलग से कॉलम रखा है। इसका और क्या फ़ायदा होगा, कल हो के लेट से मुझे कोई रिपोर्ट देखना हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से कंपनीज में है, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वाले टेबल और कंपनी वाले टेबल में ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी कोड का जो कॉलम है ना, मैं इसमें ऐसा कोड मेंटेन करूंगा जो थोड़ा सा रीडेबल हो। सो मे बी कोई कंपनी लेट से टाटा का कोई कंपनी है तो हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं आईडी एज TATA। सो बेसिकली TATA क्या ना, एक 4 लेटर का एक शॉर्ट कोड बन गया जो कहीं न कहीं मीनिंगफुल भी है। सो कोड वाले कॉलम में हम लोग कंपनी कोड को कुछ इस प्रकार से रखेंगे सो दैट कि वो कोड देखने से भी पता चल जाए कि कौन सा कंपनी का कोड है। तो हर बार यदि मुझे डेटा बेस से डेटा फिच करना हो तो मुझे हमेशा ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप सोच लो ना कि चूंकि पूरे डेटाबेस के सारे टेबल्स में कंपनी आईडी आप रखोगे और हमेशा आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। ओके, डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट होने के बाद अब हमें तैयार करना है पोजीशंस। तो एक टिपिकल HRMS एप्लीकेशन में, या फिर आप उस FRS को ठीक से रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे FRS का जो नीड है वो नीड ये है कि हमारे पास होना है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। ठीक है। डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास होना है लिस्ट ऑफ पोजीशंस। ठीक है। फिर हमारे पास होने हैं जॉब प्रोफाइल, और फिर जाके हम लोग हायरिंग करेंगे पोजीशंस पे। तो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की तैयार करने के लिए ये सारे के सारे टेबल हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और यही सब चीज़ यहाँ पे इस डायग्राम मैंने क्रिएट किया है। सो दिस इज ऑर्ग यूनिट एंड दिस इज पोजीशन। पोजीशन टेबल को आप देखो, पोजीशन में हमने क्या क्या रखा है, पोजीशन का कोड रखा है, पोजीशन का टाइटल है, एंड दिस पोजीशन इज़ फॉर विच जॉब। सो जॉब आईडी भी मैंने रखा है। ठीक है। और वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए है, वो डिपार्टमेंट का आईडी भी मैंने यहाँ पे रखा है, ऑर्ग यूनिट का। एंड अगेन दिस पेरेंट पोजीशन, पोजीशन के केस में भी रिपोर्टिंग होता है। आप लोग देखते होंगे कि रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमें सेट करना होता है। सो लेट्स से वन असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट्स टू डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर रिपोर्ट्स टू सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर रिपोर्ट्स टू डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर रिपोर्ट्स टू मे बी चीफ जनरल मैनेजर। तो ये सब क्या है, दीज आर पोजीशंस। सो आप देख रहे हो कि पोजीशन रिपोर्ट्स टू सम अदर पोजीशन। तो ये कैसे सेट करेंगे, तो जिस प्रकार से मैंने डिपार्टमेंट के लिए तैयार किया था
कि एक हायरार्की सेट करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से फर्दर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। सिमिलरली पोजीशंस के साथ में वही है कि कौन कौन से पोजीशन कौन कौन से आगे वाले पोजीशंस को रिपोर्ट करता है। एंड टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप हमें पोजीशंस टेबल में मैंने रखा है पेरेंट पोजीशन आईडी, ठीक है। सो ये पोजीशंस, जॉब, डिपार्टमेंट विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट एंड कंपनी, ये 4 टेबल के बेसिस पे हम लोग कंपनी का पूरा क्या बोलते हैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। और इन्हीं स्ट्रक्चर में कल होकर हमें हायरिंग करना है, एम्प्लॉयज़ को लिंक करना है। सो जब भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो कोई ना कोई पोजीशन के अगेंस्ट ही हायर करेंगे हम लोग, ठीक है। और वो पोजीशन कोई ना कोई उसका जॉब प्रोफाइल होगा, और वो पोजीशन कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अंदर होगा, और वो डिपार्टमेंट कोई ना कोई कंपनी के अंदर होगा। सो दिस 4 टेबल। नाउ कमिंग डाउन हेयर दिस एम्प्लॉय बेसिक, एम्प्लॉय का जितना भी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है उसको आप देखोगे अलग अलग टेबल मैंने रखा है उसके लिए। एम्प्लॉय का बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमने एम्प्लॉय बेसिक करके टेबल बनाया है, एम्प्लॉय एड्रेस करके बनाया है, एम्प्लॉय एजुकेशन एंड एम्प्लॉय का फैमिली डिटेल्स एंड एम्प्लॉय का एक्शंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले समझते हैं इन दोनों को, एम्प्लॉय बेसिक और एम्प्लॉय एड्रेस को। एक ही टेबल में सारा कॉलम क्यों नहीं ले लिए, 2 अलग अलग टेबल मैंने क्यों ब्रेक किया है, यहाँ समझते हैं इसको, है ना। सो अगेन आप देखो कंपनी कोड ये बताएगा एम्प्लॉय कौन सा कंपनी का है। एम्प्लॉय का खुद का एक कोड होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, व्हेन दिस रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड एंड कौन से लॉगिन आईडी के थ्रू ये रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है, और इस एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग नंबर ऑफ कॉलम और बढ़ेंगे, अभी सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए कॉलम्स कम रखा है। सो एम्प्लॉय का बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। नाउ सेम एम्प्लॉयज़ का एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग दूसरे टेबल में स्टोर करना चाहते हैं। यदि ये टेबल को ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग तो एक एम्प्लॉय से रिलेटेड ना जाने कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करने पड़ेंगे। यदि ढंग से कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे तो कम से कम मे बी 70-80 कॉलम्स पहुँच जाएंगे ये। नाउ सारे के सारे कॉलम्स एक ही टेबल में यदि रहेगा तो जाहिर सी बात है जब कभी भी मुझे कोई इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, अपडेट ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, तो ये सारे के सारे कॉलम्स हमें कॉलम्स के लिए वैल्यू पास करने पड़ेंगे। एटलीस्ट एम्प्टी से लेकिन आपको वैल्यू पास तो करना पड़ेगा। तो चूंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो छोटे छोटे फॉर्म्स बनाएंगे कल होकर जब यूआई पार्ट पे आएंगे, और वन गो में जो डेटा अपडेट हो सकता है, वन गो में जो डेटा मेंटेन हो सकता है, वो छोटे छोटे काम के लिए छोटे छोटे टेबल्स बनाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस ठीक बना हुआ रहेगा। एड्रेस में देखो मैंने रखा है एड्रेस टाइप, है ना। एक एम्प्लॉय का कई डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस हो सकते हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, या उनके कोई रिलेटिव का एड्रेस आप मेंटेन करना चाहते हो, उनके पेरेंट का एड्रेस आप मेंटेन करना चाहते हो। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस ईएमपी एड्रेस टेबल। उनके एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर इट इज़। सो एजुकेशन टाइप के बेसिस पे हम लोग एम्प्लॉय का मल्टीपल एजुकेशन डिटेल को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय का फैमिली, टाइप ऑफ फैमिली, उनका स्पाउस का डिटेल क्या है, बच्चे का डिटेल क्या है, पेरेंट का डिटेल क्या है, एवरीथिंग वी कैन मेंटेन इन एम्प्लॉय फैमिली टेबल। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय का जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है ये सारे के सारे काम। नाउ आप देखोगे सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? कि जो एम्प्लॉय कोड इस एम्प्लॉय बेसिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, वही एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट में इधर एड्रेस और एजुकेशन या फैमिली डिटेल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई एम्प्लॉय का कोड लेट से E01 और वो है ही नहीं एम्प्लॉय बेसिक वाले टेबल में, और एजुकेशन उसका मेंटेन होकर रखा है, ये गलत डेटा हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे वो रिलेशनशिप्स को भी मैंने इस्टेब्लिश करके रखा है। बाय द वे ये जो टूल है जहाँ पे हम लोग इस पूरे डायग्राम को डिपिक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ dbdiagram.io, फ्रीवेयर है। इसके कई सारे फीचर्स फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आप जाके ये काम खुद से भी कर सकते हो। सो आप इस प्रकार से स्क्रिप्ट बताते जाओगे और बगल में डायग्राम तैयार होता जाएगा, और मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप को यहाँ बताएंगे तो रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश यहाँ पे ये करते जाएगा। और जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप चाहो तो इसको
एक्सपोर्ट कर सकते हो टू माई सीक्वल स्क्रिप्ट और सीक्वल सर्वर स्क्रिप्ट और टू पोस्टग्रेस सीक्वल स्क्रिप्ट। तो इस पूरा का पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके देगा, वो स्क्रिप्ट सीधे जाके आप डेटाबेस में एग्जीक्यूट कर दो और आपके टेबल्स बन जाएंगे। वैसे हम लोग इसको मैनुअली क्रिएट करेंगे डेटाबेस टेबल में जाकर, ठीक है। ओके, एम्प्लॉई एक्शंस समझेंगे हम लोग बाद में। जैसे एम्प्लॉई का हायरिंग करेंगे, कल हो उनका प्रमोशन होगा, उनका डिमोशन होगा, उनका इंक्रीमेंट होगा, वो प्रोबेशन पीरियड पे होंगे। तो ओवर द टाइम एक एम्प्लॉई से रिलेटेड कई सारे ऑपरेशंस, कई सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो सारे के सारे एक्शंस को आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड इन दिस टेबल। सो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा आई जस्ट रिकॉर्ड कि वो एक्शन का नाम क्या है, एक्शन का टाइप क्या है, वो किस डेट को एक्शन परफॉर्म किया गया है, और ये एक्शन परफॉर्म करने से उस एम्प्लॉई का पोजीशन आईडी में क्या चेंज हुआ है, उसके डिपार्टमेंट में क्या चेंज हुआ है, और ये कब से कब तक इफ़ेक्टिव है, और कौन ये ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है, एवरीथिंग। सिमिलरली एक एम्प्लॉई का ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड भी कई सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, जैसे इस एम्प्लॉई का कोड क्या है, उसका डिपार्टमेंट आईडी क्या है, उसका पोजीशन आईडी क्या है, जॉब आईडी क्या है, वो कौन से लोकेशन पे पोस्टेड एंड एवरीथिंग। सो आप इसको एक बार रिव्यू करो, आप भी एफआरएस को आप भी ट्राई करो इस प्रकार से टेबल्स को बनाने का, चेक करो कितना मैच करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ में। नंबर ऑफ कॉलम्स थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली इन टेबल्स को यूज़ करने वाले हैं और टेबल को बनाने वाले हैं डेटाबेस में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है नेमिंग कन्वेंशन। इस पे खास ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओहो, नेमिंग कन्वेंशन हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो नेमिंग कन्वेंशन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो ना, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ डेटाबेस प्रोसीजर्स और नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, फंक्शंस, क्लासेस इतना ज़्यादा हो जाएंगे धीरे 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 बनाते बनाते कि आप उनको ठीक से उनका नामकरण नहीं करोगे, ठीक से उनका नाम नहीं रखोगे, तो ये आपके लिए ही मुसीबत हो जाएगा कल हो के आइडेंटिफाई करना। यदि कुछ एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आप उसको सोल्व करते करते थक जाओगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा काम, कौन सा कोड कहाँ लिख के रखे हैं, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे हम लोग। सीक्वल सर्वर यदि डेटाबेस हमारा हो तो सीक्वल सर्वर भी नेमिंग कन्वेंशन सजेस्ट करती है कि कभी भी कोई टेबल का नाम देना हो आपको तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दो, और दो वर्ड से मिल के यदि टेबल का नाम बन रहा है तो दोनों वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दो। जैसे मान लेते हैं कोई टेबल का नाम रखना आपको यूज़र डिटेल, तो आपको कॉलम का नाम बनेगा कैपिटल यू यूजर, कैपिटल डी डिटेल्स, ऐसे करके, ठीक है। वैसे सिंगुलर सजेस्ट करता है लोग, प्लूरल नाम सजेस्ट नहीं करता है। कॉलम का नाम भी देना हो तो आप उसी प्रकार से दे सकते हो। कोई कॉलम का नाम लेट से आपको यूजर आईडी देना हो तो यू कैपिटल रखेंगे ना आई कैपिटल रखेंगे। माई सीक्वल की यदि बात करें तो माई सीक्वल जो स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है वो ये बताता है कि आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, और यदि दो वर्ड से मिलके कोई टेबल बन रहा हो जैसे कि यूज़र डिटेल किसमें, तो आपको ना फर्स्ट वाला, अगेन वो सिंगुलर ही सजेस्ट करता है, सो डिटेल फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है। अगेन यूजर आईडी कोई कॉलम रखना हो तो आप यू रखो छोटा और आईडी का आई कर लो कैपिटल, यूजर आईडी, ऐसे करके। सो नेमिंग कन्वेंशन को प्रॉपर फॉलो करेंगे हम लोग। तो हमारा चूंकि डेटाबेस माई सीक्वल होने वाला है तो हम लोग इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। कभी भी कोई भी कॉलम का नेम, टेबल के नेम कुछ भी हमें देना हो, यदि वो सिंगल वर्ड का है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, मल्टीपल वर्ड्स उसमें आने वाले हैं तो फर्स्ट वर्ड को छोड़ दो, सेकंड वर्ड के पहला लेटर को हम लोग कैपिटल से स्टोर करेंगे। सो हमें यदि कोई एक टेबल बनाना है कंपनी तो ऐसे बनाएंगे कंपनी करके। ऑर्ग यूनिट करके टेबल बनाना हो तो ओ रखेंगे स्मॉल ऑर्ग, और यूनिट का यू कर देंगे कैपिटल। तो एक प्रॉपर हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। आगे चल के डेटाबेस प्रोसीजर्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रोसीजर्स बनाने का भी एक नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, तब जाके कंसिस्टेंसी आएगी हमारे पूरे एप्लीकेशन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर गाइडेंस, गाइडलाइंस
फॉर नेमिंग कन्वेंशन एंड ऑल। क्योंकि आप जो कोड कर रहे हो ये कोड सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, या पूरे अपने टीम मेंबर्स के लिए कर रहे हो, आने वाले और भी लोग जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आप उनके लिए कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हो। अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दोगे तो दिक्कत होगा। कॉलम का नाम, टेबल का नाम ऐसा दो जो थोड़ा मीनिंगफुल हो, यूं ही XYZ करके कुछ भी ना दे दो। कहीं पे आपको कुछ ऐसा कॉलम का नाम देने की आवश्यकता पड़ रहा है जो थोड़ा लग रहा है कि कॉलम के नेम को पढ़ के या टेबल के नेम को पढ़ के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आपको आप कमेंट्स भी लिख दीजिए कि वाई यू हैव क्रिएटेड दिस कॉलम। ठीक है, यदि आपने कोई कॉलम का नाम रखा है लेट्स से स्टेटस, और इसमें लेट्स से स्टेटस 1 2 3 4 ऐसे करके ओवर द टाइम अलग अलग स्टेटस आप मेंटेन करने वाले हो, तो बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दो कि स्टेटस का क्या मीनिंग होता है, 1 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको खुद भी याद नहीं रहेगा तो आप इन डिस्क्रिप्शंस को पढ़ के, कमेंट्स को पढ़ के आप समझ पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे अपना टेबल को क्रिएट करेंगे। 1-2 टेबल आपके सामने क्रिएट करूँगा और उसके बाद पूरा का पूरा टेबल मैं वन गो में क्रिएट कर दूंगा। इसका स्क्रिप्ट जो होगा वो मैं वीडियो के कोई लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो यदि आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो और चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन मेरे साथ ही डेवलप होता चले तो। ठीक है, चलो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।